हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नअप। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, प्लस ये बॉडी प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए हम लोग जानेंगे SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सो इसलिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड है और ये इट ड्रॉज पावर फ्रॉम इट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल से इसको पावर मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पढ़ोगे तो उसमें डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन्ड है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे भी आज के दिन। नेक्स्ट है कि इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। शुरुआत में ये 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर बीच में 3 मेंबर बॉडी हुई, फिर एक 1 मेंबर बॉडी हो गई और नाउ अगेन इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। एक्चुअली आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट Election Commissioner of India shall comprise of Chief Election Commissioner plus 2 other election commissioners as President plus other election commissioners as President may think, है ना। तो इसीलिए यानी कि प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अभी अपॉइंट किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ। सो इट्स एक्चुअली अ 3 मेंबर बॉडी। सो राइट नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक 3 मेंबर बॉडी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर ज्ञानेश कुमार। बाकी जो 2 मेंबर है उनको इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी। ये आपको पता होना चाहिए। दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अगर आप आर्टिकल 324 पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से इलेक्शन कराने की पावर्स है। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स या रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन कराती है, इसीलिए SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहीं से कंडक्ट करा रही है, इसी के पास पावर है आर्टिकल 324 के अंदर। ऑल दोस्त की इंप्लीमेंटेशन इश्यूज है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है उसका पावर आर्टिकल 324 से फ्लो होता है। नेक्स्ट है इट कैन कंडक्ट इलेक्शंस ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 तरह का इलेक्शंस होता है, एक लोकसभा का इलेक्शंस, लोकसभा के MP का या राज्यसभा के MP का, ठीक है। दूसरा है लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। सो लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह होता है, जिसके मेंबर्स को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, बट 6 या 7 स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है। उसके बाद लिखा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का यानी 4 चीज का हो गया, है ना। लोकसभा MP, राज्यसभा MP, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 6 चीज का, है ना। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर हियर। देखो इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी यह है कि जो 3rd टियर गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है। दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे आपको पता होना चाहिए ना, जैसे 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट में इफ यू टॉक अबाउट 3rd टियर गवर्नमेंट, आपको बताना है कि इसमें जो है ना अर्बन एरियाज होता है, रूरल एरियाज होता है, आपको पता होगा। अर्बन एरियाज में 3rd टियर गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं, जिसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। रूरल एरियाज में होता है PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जैसे सरपंच, मुखिया, ग्राम सभा आपने सुना होगा, है ना। अर्बन लोकल बॉडीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमिश्नर एक्सेट्रा होते हैं। सो अगर इलेक्शंस पंचायत में कराने हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी इलेक्शन अंडर आर्टिकल 243 के, इनके पास पावर है, लिखा हुआ है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। इसको कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट में अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिफरेंट होता है। सिमिलरली आर्टिकल 243ZA में लिखा है कि उसी स्टेट में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो म्यूनिसिपैलिटीज का भी इलेक्शन कराएगा, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, BMC का इलेक्शन होता है मुंबई में, है ना। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिफरेंट है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3rd टियर गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराती है, ओके, है ना। फर्दर आप पढ़ोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम फिक्स। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स फिक्स किए। सो टोटल 3 मेंबर बॉडी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो पहले जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था वो ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्री परिषद वो एडवाइस देते थे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट यूज्ड टू एडवाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर।
लेकिन हुआ क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अनूप बनवाल केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट टेकिंग एडवाइस, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस लेने के बजाय सेलेक्ट कमेटी से अपॉइंट करें और एडवाइस लें। सो सेलेक्ट कमेटी होगी। सो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बनवाल केस में क्या कहा कि एक सेलेक्ट कमेटी बनाइए, ठीक है। उस सेलेक्ट कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलकर एक एडवाइस देंगे और ये प्रेसिडेंट को जाएगा और प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये 2023 में जैसे ही जजमेंट आता उसके बाद पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, उसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023, और ये पास हो जाता है दोनों हाउसेस से। उसमें ये लिखा रहता है कि अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन कमेटी तो होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, मतलब कि अगर आपको पता होगा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है कि 10% मावलांकर रूल होता है कि 543 अगर सीट्स हैं तो 10% होगा 54.3, यानी 55 सीट्स मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस के पास इतना सीट्स नहीं था, तो इसलिए फिर अमेंड किया गया था और ये प्रोविजन लाया गया कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी 55 सीट्स नहीं ला पा रहे और ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो जो भी अपोजिशन पार्टी होगी उसके सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का लीडर को यहां रखा जाएगा। तीसरा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहां रिप्लेस किया गया। तो आप देखोगे इस बिल ने सिर्फ सीजीआई को रिप्लेस करके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया, और इसकी क्रिटिसिज्म इसलिए हुई बिकॉज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर में आते हैं, उन्हीं की सेम पार्टी से। सो 2:1 हो जाएगा जब भी वोटिंग होगी, तो इसीलिए इसमें क्रिटिसाइज किया गया इसको, अगेन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, है ना। देखो आप देखोगे ये बिल था, ये वाला 2023 का बिल इंट्रोड्यूस टू रिमूव सीजीआई फ्रॉम पैनल टू सेलेक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये पास हो गया। उसके बाद फिर कोर्ट में चैलेंज किया गया। सो अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये 2023 का जो लॉ है दैट इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये अभी देखोगे ये न्यूज आई थी 20 मार्च को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हम ऐसा बेंच बनाएंगे, लॉयर ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऐसा बेंच बनाइए जिसमें कोई सीजीआई नहीं हो और फ्यूचर सीजीआई जो सीजीआई इन लाइन है, यानी जो सीनियोरिटी के हिसाब से सीजीआई बनेंगे फ्यूचर में, वो भी नहीं मौजूद हो। क्यों? बिकॉज अगर वो जजमेंट पास करते हैं तो अगर इसकी जगह आप कह दे कि नहीं कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह सीजीआई होना चाहिए अगेन, तो सीजीआई को बेनिफिट मिलेगा ना एक तरह से, और सीजीआई वही उसी बेंच में अगर बैठे रहेंगे अगर जजमेंट पास कर रहे हैं, बिकॉज एक तरह का पावर है ना सीजीआई को, इसलिए क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए ना, क्या सीजीआई लेड बेंच ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि अगले बार से सीजीआई जो है इसे इसमें रहेंगे, इसमें कमेटी में इंस्टेड ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो सीजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। जब लॉयर ने कहा तो सीजीआई ने कहा ठीक है हम ऐसी बेंच बनाएंगे, मान लो लेट्स से 3 या 5 जो भी जजेस बनाएंगे उसमें सीजीआई नहीं होंगे, खुद हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, या कोई जो फ्यूचर इन लाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीनियोरिटी के हिसाब से जो फ्यूचर में बनने वाले वो भी नहीं होंगे। इन्हें ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो बिना सीजीआई बने रिटायर करेंगे, उनको इस बेंच में रखा जाएगा ताकि जब वो फैसला सुनाए तो उस फैसले से उनको बेनिफिट नहीं मिले। दैट इज आइडिया, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में था, सो वी हैव डिस्कस्ड इट। आपको पता होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सुकुमार सेन, और 6 years और 6 up to 65 years ऑफ एज ये टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये पहले 1990s की लॉ में भी मेंशन था और ये 2023 के लॉ में भी इस लॉ में भी मेंशन है टेन्योर 6 years और 65 years ऑफ एज, जो पहले आ जाए। इन्हें अगर 65 साल के हो गए तो रिटायर कर जाएंगे, या 6 साल कंप्लीट हो गया तो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस लॉ में और भी लिखा हुआ है जैसे कि सैलरी जो इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज होगी, है ना, रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, है ना, ओके। और रिमूवल पर भी काफी बात आ रही थी अभी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल एग्जैक्टली उसी मैनर में होता है जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है अंडर आर्टिकल 124, है ना। कैसे किया होता है आपको पता होगा, जजेस इंक्वायरी एक्ट होती है 1968, है ना, उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। वैसे इन शॉर्ट कहें तो 2/3 जो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में पास करना होता है, एंड देन ओनली द सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड। सेम थिंग इज विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान रखिएगा इंपीचमेंट वर्ड मत बोलिएगा, बिकॉज इंपीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है आर्टिकल 61 के अंदर, बाकी सबके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सबके लिए रिमूवल वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
तो ये रिसेंटली कुछ दिन पहले ऑपोजिशन ने रिमूवल, हर जगह द हिंदू में इम्पीचमेंट वर्ड लिखा होता और फेमस आर्टिकल अखबार में, बट आपको ध्यान रखिएगा टेक्निकली सही नहीं है, टेक्निकली रिमूवल मोशन होता है। तो कुछ दिन पहले भी इनिशिएट किया गया था रिमूवल मोशन, जिसको लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन ने इनिशिएट किया था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर अभी न्यूज आ रही है, अगर आप देखोगे तो दोबारा अपोजिशन टू मूव फ्रेश मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में था। सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एक चीज और है, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रखा है 2016 से लेकर 23 तक का डिटेल, है ना। अभी फिलहाल तो 23 तक का, फिर आगे भी हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का, बिकॉज जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे आपको एहसास होगा कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी तो आप इस वेबसाइट पर जाके देखो, इसमें हम लोगों ने डिटेल में बता रखा है। सो गो एंड वॉच इट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।